नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर पटना सिटी से, जहां पेंट बनाने की फैक्ट्री में आग लग गई। खाजे कला इलाके में आग लगी है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि अगलगी में लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है और फिलहाल आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, खाजे कला इलाके में आग लगी। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, लेकिन इस अगलगी में लाखों की संपत्ति का नुकसान हो गया है। तो पटना सिटी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां खाजे कला इलाके में आग लगी है। तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर देखें। आग की लपटों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कैसे आग लगी होगी। पेंट बनाने की फैक्ट्री थी जहां काम चल रहा था और तभी यहाँ पर आग लगी। और देखिए, फिलहाल आग बुझाने की कोशिश फायर ब्रिगेड की टीम कर रही है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात यहाँ बताई जा रही है। लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है और फिलहाल पूरी कोशिश की जा रही है कि आग पर जल्द से जल्द काबू पा लिया जाए। अच्छी बात ये रही कि पेंट फैक्ट्री में उस वक्त लोग जो थे वो अवेयर हो गए और वहां पर लोग उसकी चपेट में नहीं आए। और फिलहाल आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है। हालांकि इलाके में अफरा तफरी का माहौल जरूर बन गया। आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे, लोग भी मौके पर इकट्ठा हो गए हैं और सभी कोशिश में जुटे हुए हैं कि जल्द से जल्द आग पर काबू पा लिया जाए। तो एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं पटना सिटी से, जहां पेंट बनाने की फैक्ट्री में आग लग गई है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है और जो अनुमान लगाया जा रहा है उसके मुताबिक करीब लाखों की संपत्ति का इसमें नुकसान हो गया। हालांकि इस पर और जानकारी अभी जुटाने की कोशिश की वहां पर जो लोग मौजूद थे वो अभी सुरक्षित है या नहीं, लेकिन फिलहाल कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पा लिया जाए। आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मुहर लगा दी। इस फैसले का फायदा सामान्य वर्ग के लोगों को शिक्षा और सरकारी नौकरी में मिलेगा, यानी ईडब्ल्यूएस का ये आरक्षण जारी रहेगा। लेकिन इसी के साथ बिहार में सियासत तेज हो गई है। दो 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की मोदी सरकार ने मास्टर स्ट्रोक मारा था। ये मास्टर स्ट्रोक था सामान्य वर्ग के लोगों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण देने का। केंद्र के इस फैसले से देश में राजनीतिक हलचल तेज हो गई थी। तब देश की सियासत इस फैसले के पक्ष और विपक्ष में बंट गई थी। अब 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की भी मुहर लग गई है। 5 जजों की संविधान पीठ ने 3-2 के बहुमत से इस फैसले को संवैधानिक और वैध करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडब्ल्यूएस कोटा सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 50% कोटा को बाधित नहीं करता है। ईडब्ल्यूएस कोटे से सामान्य वर्ग के गरीबों को फायदा होगा। इस फैसले के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। बिहार सरकार की नीतियों की पुष्टि या वो न्यायिक समीक्षा में खड़ी उतरी है। आर्थिक आधार पर भी जो कमजोर लोग हैं, जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं, जिनको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कहते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उनके लिए आरक्षण का प्रावधान की शुरुआत बिहार में ही। फैसले का स्वागत करते हुए बीजेपी ने आरजेडी पर तंज कसा है। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने पूछा है कि अब किस मुंह से आरजेडी के लोग सवर्णों से वोट मांगेंगे। बिहार की राष्ट्रीय जनता दल वह ऐसी पार्टी थी जिसने संसद के दोनों सदनों में 103वें संविधान संशोधन विधेयक का विरोध किया था। राष्ट्रीय जनता दल अब किस मुंह से बिहार के अंदर ऊंची जाति के गरीब लोगों से वोट मांगने जाएगी, जिसने कि संसद में इसका विरोध किया था।
दरअसल जब ये बिल पास हुआ था तब कुछ पार्टियों ने इसका विरोध किया था। विरोध करने वाली पार्टियों में लेफ्ट और डीएमके के साथ आरजेडी भी थी। फैसले के बाद भी आरजेडी के सुर नहीं बदले हैं, लेकिन आरजेडी के नेता थोड़ा संभल कर बोल रहे हैं। हालांकि आरजेडी नेताओं ने इसी फैसले की आड़ में जातिगत जनगणना की सियासत तेज कर दी है। तब तो बैरियर टूट गया ना, जो बैरियर टूट गया तो जो छूटे हुए लोग हैं उन पर भी सरकार ध्यान देगी। इसलिए मैं तो जातीय आधारित जनगणना की चर्चा लगातार हम करते रह रहे हैं कि आखिर साइंटिफिक डेटा एक उपलब्ध होनी चाहिए जिसके आधार पर हम और बचे हुए लोगों का हम अवसर उनको दे सके। बहरहाल ईडब्ल्यूएस पर फैसला उस वक्त आया है जब बिहार में तमाम दल A to Z की राजनीति की बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी को छोड़ बाकी पार्टियों ने जिस तरीके से बिहार में जल्द से जल्द जातिगत जनगणना की मांग उठाना शुरू कर दिया है, उससे तय है कि एक बार फिर से लोकसभा चुनाव के पहले जातिगत जनगणना का मुद्दा गरमाने वाला है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और शैलेंद्र साहिल की रिपोर्ट। लालू यादव की बेटी और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य ने गोपालगंज में आरजेडी की हार के लिए ओवैसी और मामा साधु यादव को जिम्मेदार ठहराया है। अपनी तुलना कंस से करने पर साधु यादव ने अपनी भांजी रोहिणी आचार्य और भांजे तेजस्वी यादव पर पलटवार किया। साधु यादव ने कहा कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे कि वो इस तरह की भाषा का प्रयोग न करें। ये ट्वीट देखिए। ये ट्वीट 7 समंदर पार सिंगापुर से किया गया है। लालू प्रसाद की बेटी और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य ने गोपालगंज में आरजेडी प्रत्याशी की हार के बाद ट्वीट करते हुए लिखा है, तेजस्वी अर्जुन के तीर की भांति अपने लक्ष्य पर निगाहें जमाए रखें। राहों में थोड़ी बहुत मुश्किलें तो आ ही जाती है, कभी ओवैसी के रूप में तो कभी कंस के रूप में, मगर मुश्किलों से लड़कर ही बीजेपी जैसी षड्यंत्रकारी पार्टी को हराना है, और वो भी ऐसी हार जैसे भारत से अंग्रेजी सत्ता की विदाई हुई हो। अपनी तुलना कंस से करने पर साधु यादव ने भांजी रोहिणी आचार्य और भांजे तेजस्वी यादव पर पलटवार किया है। साधु यादव ने कहा कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे कि वो इस तरह की भाषा का प्रयोग ना करे। भाई देखिए, बच्चा बुतरू सब है, सबके बारे में हम कोई कमेंट नहीं कर सकते। वो सबको सुबुद्धि भगवान दे नहीं बोलने के लिए, अच्छा रहेगा। 3,000 रुपया में एक वोट खरीदा गया है। 3,000 रुपया में एक वोट खरीदने का काम इन लोगों ने किया है। धन बल का भी प्रयोग कर रहे हैं, दारू का प्रयोग कर रहे हैं। क्या मजाक है भाई। अब फिर भी आप कह रहे हैं कि हम कौन वोट पा लिए। दरअसल गोपालगंज में आरजेडी उम्मीदवार की हार महज 1,794 वोटों से हुई है। आरजेडी नेता कम मार्जिन से इस हार को पचा नहीं पा रहे हैं। लेकिन सवाल है कि क्या किसी के चुनाव लड़ने पर या पत्नी को चुनाव लड़ाने पर उसके लिए कंस जैसे शब्दों का प्रयोग करना जायज है। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने गोपालगंज सीट को लेकर आरजेडी को निशाने पर लिया है। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि सिर्फ एमआई समीकरण की बात करते हैं। हर बार आरजेडी ने वहां अल्पसंख्यक को टिकट दिया, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी रही कि इस बार अल्पसंख्यक को टिकट नहीं दिया गया। की सरकार क्या बन गई। इन्होंने उस सीट पर जो माइनॉरिटी का आदमी लड़ता था उसका टिकट काट दिया तेजस्वी जी ने, और जब टिकट काट दिया तो लोगों में बड़ा गुस्सा रहा कि भाई आप सिर्फ माई समीकरण बोलिएगा और झोला ढलवाइएगा, कबाब मंगवाइएगा, उनको बराबर भागीदारी नहीं दीजिएगा, सिर्फ जिंदाबाद करेंगे। उप मुख्यमंत्री बना सकती है। आप तो 115 पे थे, तो आप एक माइनॉरिटी से उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना दिया था। पहले कई चुनाव से गोपालगंज से लड़ाते थे। पहले रियाजुल को लड़ाते थे, फिर उसके बाद आसिफ गफूर लड़े। क्या कारण था? आप क्या समझते हैं बीजेपी का नाम लेकर डराएंगे? बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन शराब का कारोबार धड़ल्ले से जारी है। और बेतिया में जब बीती रात पुलिस की टीम ने शराब माफिया को रोकने की कोशिश की तो मौके से भागने के बजाय माफिया पुलिस जवानों से भिड़ गए और फिर करीब 4 घंटे तक मुठभेड़ चली, जिसमें एक शराब माफिया की मौत हो गई, जिसके लिए पुलिस अपना पीठ थपथपाने में लगी हुई है।
बिहार में शराब माफिया बेखौफ, कल तक कानून से आंख मिचौली, अब पुलिस के सीने पर दाग रहे गोली। शराबबंदी वाले बिहार में कल तक जो शराब माफिया पुलिस की आंखों में धूल झोंककर शराब का कारोबार कर रहे थे, वही माफिया अब कानून को सीधी चुनौती दे रहे हैं और पुलिस वालों के सीने पर गोली दागकर नशे का धंधा करने पर उतर आए। बेतिया पुलिस को यूपी की तरफ से शराब की बड़ी खेप आने की खबर मिली थी, जिसके बाद रविवार को शराब और माफिया को पकड़ने के लिए भरहुआ और वीरवर घाट के बीच भारी संख्या में पुलिस जवानों की तैनाती की गई थी। देर रात करीब 2 बजे गोलियों की तड़तड़ाहट से श्रीनगर का बैजुआ दियारा दहल उठा। पुलिस का दावा है कि करीब 4 घंटे तक शराब माफिया और जवानों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें माफिया की ओर से 40 से 50 राउंड फायरिंग की गई, जबकि पुलिस ने भी 11 राउंड गोलियां दागी। नतीजा जब सुबह हुई तो जटा यादव नाम के एक शराब माफिया की लाश पड़ी थी, जबकि उसका एक साथी ध्रुव यादव गोली लगने से घायल हो गया है। ये अंधेरा खत्म हुआ, सुबह हुआ तो पता चला कि एक वहाँ पर बॉडी गिरी हुई है। जब उसका सत्यापन किया गया तो वो जटा यादव के नाम से उसका सत्यापन हुआ है, जो कि बैरिया थाने का रहने वाला है। फिलहाल श्रीनगर कुजहा में भी उसके रहने की सूचना है और ये नामित शराब कारोबारी है। पुलिस को भारी पड़ते देख शराब माफिया और उनके गुर्गे भाग खड़े हुए। घटना के बाद पुलिस ने मौके से 27 खोखा बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक जिस शराब माफिया जटा यादव की मौत हुई है, उसके खिलाफ कई थानों में 7 कांड दर्ज थे, जिसमें हत्या और आर्म्स एक्ट के भी केस शामिल हैं। और मुठभेड़ के दौरान भी वो हथियारों से लैस था। मुठभेड़ में एक शराब माफिया की मौत के बाद पुलिस अब अपना पीठ थपथपाने में लगी है। उसके मंसूबे को नाकाम करते हुए पश्चिम चंपारण बेतिया पुलिस ने एक अच्छा काम किया है और ये मुठभेड़ की घटना हुई है, जिसमें एक शराब कारोबारी की मृत्यु हो गई है और इस संदर्भ में आगे की कार्रवाई की जा रही है। जो इसमें विधि विधान है उसको पूरा करते हुए और ये बहादुरी का काम करने के लिए और यहाँ की थाना पुलिस को, SDPO साहब को, सभी को पुरस्कृत करने की हमारी तरफ से प्रशंसा भी की जा रही है। बेतिया के दियारा में शराब माफिया से मुठभेड़ के बाद पुलिस अब भले ही अपना गाल बचा रही है, लेकिन सख्त शराबबंदी कानून वाले राज्य में शराब माफिया को इतनी हिम्मत कहां से मिल रही है? और पुलिस अगर वाकई इतनी सख्ती से शराबबंदी कानून को लागू कराने में लगी है, तो हर दिन हजारों लीटर शराब बिहार में कैसे पहुंच रही है? पुलिस को इसका भी जवाब देना चाहिए। प्रफुल्ल, न्यूज़ 18 बेतिया। और इसी बीच पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। शराबबंदी पर समीक्षा बैठक की गई। सीएम नीतीश कुमार ने समीक्षा की है। शराब बेचने वालों पर सख्ती का निर्देश दिया है। सीएम नीतीश कुमार ने अक्टूबर में 20,000 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें कि बिहार से बाहर के 90 लोग भी गिरफ्तार किए गए हैं। और इसी के साथ समीक्षा बैठक के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने और भी ज्यादा सख्ती के निर्देश दिए हैं। सरकारी अधिकारी ही शराबबंदी की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कैमूर पुलिस ने शराब के नशे में उद्योग विभाग के GM को हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए GM का नाम श्यामू कुमार है। बताया जा रहा है कि शराब के नशे में ऑफिस में हंगामा कर रहे थे और इसी दौरान किसी ने पटना हेडक्वार्टर में फोन कर दिया। इसके बाद कैमूर पुलिस को तत्काल कार्रवाई करने को कहा गया। ब्रेथ एनालाइजर से जांच में GM श्यामू कुमार के शराब पीने की पुष्टि हुई, जिसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया है। कटिहार में पूर्व जिला परिषद सह बीजेपी नेता संजीव मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मोटरसाइकिल सवार 2 अपराधियों ने घर से बुलाकर घर के सामने ही संजीव मिश्रा को गोली मार दी। संजीव मिश्रा बिहार बंगाल के बॉर्डर में बसे सुदूर इलाके में बरसों से बीजेपी की राजनीति को बुलंद करते रहे हैं। इससे पहले भी विधान परिषद चुनाव के दौरान उन पर जानलेवा हमला किया गया था। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें देखिए कटिहार में हत्या की गई और उसके बाद आक्रोशित लोगों ने तोड़फोड़ की है।
तो आज बीजेपी नेता की हत्या की गई है, जिसके बाद लोग काफी ज्यादा आक्रोशित हो गए और लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। थाने में तोड़फोड़ भी की गई। दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं घटना के वक्त की तस्वीर, जब वहां पर संजीव मिश्रा को घर से बुलाकर घर के सामने ही गोली मारी गई और उसके बाद लोगों का आक्रोश देखने को मिला। देखिए, आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे, लोगों का हुजूम सड़कों पर उमड़ पड़ा है। विधान परिषद चुनाव में भी उन पर जानलेवा हमला किया गया था और लोगों का कहना है कि पहले से ही जानकारी पुलिस को दे दी गई थी कि उन पर जान का खतरा बना हुआ है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई नहीं हुई, जिसका नतीजा है कि अब उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है और इसी वजह से लोग काफी ज्यादा आक्रोशित हैं और ये पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर लोगों ने सवाल उठाए और सवाल उठाने के साथ ही उन लोगों ने हंगामा भी किया। और इसी बीच बड़ा अपडेट आपको बता दें, 12 घंटे बाद भी शव को उठने नहीं दे रहे हैं आक्रोशित लोग। यानी कि संजीव मिश्रा का जो शव है वो घर में अभी भी पड़ा हुआ है, लोग उसे उठने नहीं दे रहे हैं। सुबह में ही संजीव मिश्रा की हत्या की गई थी। लोगों को समझाने में जुटे हुए हैं सभी अधिकारी और मौके पर बीजेपी के कई बड़े नेता भी मौजूद हैं। तो इस खबर पर बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अभी अपडेट सामने आ रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि सुबह में ही देखिए हत्या की गई थी और लेकिन अभी तक आक्रोशित लोग जो हैं वो शव को घर पर ही रखे हुए हैं, उसे उठने नहीं दिया जा रहा है। बीजेपी के कई बड़े नेता भी मौके पर मौजूद हैं। 12 घंटे का वक्त बीत चुका है लेकिन अभी तक शव को उठाने नहीं दिया गया है। भागलपुर के सुल्तानगंज स्थित कुमैदा प्राथमिक विद्यालय में बवाल का वीडियो सामने आया। यहां स्कूल में शौचालय की सफाई को लेकर प्रिंसिपल और शिक्षिका आपस में भिड़ गए। बात इतनी बढ़ी कि स्थानीय लोगों ने बीच बचाव कर मामले को शांत कराया। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। हालांकि न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। गया में एक महिला सिपाही ने खुदकुशी कर ली है। कोतवाली थाना क्षेत्र के पंचायती अखाड़ा के पास महिला सिपाही किराए के मकान में अकेली रहा करती थी। 22 साल की महिला सिपाही औरंगाबाद के हसपुरा के रहने वाली थी और 112 पेट्रोलिंग वाहन में तैनात थी। रात्रि ड्यूटी करके लौटने के बाद अंदर से कमरा बंद था। सुबह जब काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला तो लोगों ने दरवाजा खोलने की कोशिश की। इसी दौरान खिड़की से देखा गया तो महिला सिपाही का शव पंखे के सहारे दुपट्टा से लटक रहा था। घटना की जांच में पुलिस ने प्रारंभिक तौर पर सुसाइड का केस माना है, लेकिन वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है। रही है क्या कारण है, नहीं है, किस वजह से ये घटना घटी है और इनके साथ ऊपर में और भी आसपास में 3 कमरे में महिला सिपाही लोग रहती थी। उन सब से भी बातचीत करके एक निष्कर्ष पे आया जाएगा, पता चलेगा कि क्या कारण से। प्रथम दृष्टया ये सुसाइड का ही मामला लगता है, क्योंकि दरवाजे अंदर से बंद थे। खबर बगहा से है, जहां अवैध तरीके से चल रहे नर्सिंग होम के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। ओम साई नाम के एक निजी अस्पताल में छापेमारी कर 11 मरीजों का रेस्क्यू किया गया। सभी मरीजों को बेतिया मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है। इन सभी की सर्जरी की गई है। मरीजों की शिफ्टिंग के बाद इस निजी नर्सिंग होम को सील करने की कार्रवाई की जाएगी। रामनगर के दुर्गा नगर में ये नर्सिंग होम झोला छाप डॉक्टरों द्वारा चलाया जा रहा था। जैसे ही स्वास्थ्य विभाग की टीम के आने की खबर मिली, अस्पताल संचालक फरार हो गया था। NHRC की शिकायत पर बगहा SDM और सिविल सर्जन ने एक टीम गठित की थी। इस टीम ने अब तक फर्जी तरीके से चल रहे 3 नर्सिंग होम के खिलाफ कार्रवाई की है और कार्रवाई की लिस्ट में कई और नर्सिंग होम के नाम भी शामिल हैं। मरीज की उम्र बहुत कम है, लेकिन बहुतों को उसमें शिफ्टोमी किया गया है। कि सभी मरीज को किसी को 6 दिन पहले ऑपरेशन हुआ, किसी के 3 दिन पहले हुआ है। तो 3 दिन वाले जितने मरीज हैं यहाँ से उनको हम जिला स्तर पर शिफ्ट कराएंगे और जो 6 दिन वाले हैं उनको भी देखते हैं, जैसी स्थिति रहेगी उस पर कार्रवाई करेंगे। मुंगेर में एक बार फिर अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर चला। तारापुर के अफजल नगर पंचायत में अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चलाया गया। खुदिया गांव में सरकारी नाले पर कब्जा कर
कई लोगों ने घर बना लिया था, जिसकी वजह से पानी निकासी में परेशानी हो रही थी, जिसको लेकर अक्सर ग्रामीणों और अतिक्रमणकारियों के बीच विवाद होता था। ग्रामीणों की शिकायत पर अंचलाधिकारी ने भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी में अवैध रूप से बने घरों को तोड़ दिया। जेडीयू में 16 और 17 नवंबर को प्रखंड अध्यक्षों का चुनाव होगा, जबकि 20 नवंबर को नगर क्षेत्र के अध्यक्षों का चुनाव होगा। जेडीयू के सांगठनिक चुनाव को लेकर पार्टी के निर्वाचन पदाधिकारी जनार्दन प्रसाद सिंह ने तारीखों का ऐलान किया है, जिसके तहत पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के लिए 26 नवंबर को नामों पर प्रस्ताव किए जाएंगे। अगर एक से ज्यादा नाम पर प्रस्ताव आता है तो 27 नवंबर को मत विभाजन के बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा। संगठन में यह चुनाव मतपत्र के माध्यम से होगा ताकि वोटर अपना वोट कर सके। संगठन के चुनाव पारदर्शी बनाने के लिए पार्टी के सभी पदाधिकारियों को उचित निर्देश दिए गए हैं। संगठन चुनाव का मकसद 2024 की लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी और संगठन को धारदार बनाना है। 16-17 के प्रखंड और सेक्टर का चुनाव होगा, फिर जिला का और नगर निगम का चुनाव जो अध्यक्ष पद के लिए होता है जिला अध्यक्ष का, वो 20 नवंबर को होगा। एक दिन में सभी जिला में एक दिन में 20 नवंबर को जिला अध्यक्ष का निर्वाचन होगा। आज देव दीपावली है और ऐसी मान्यता है कि आज के दिन काशी के गंगा घाटों पर देव उतरते हैं और दिया जलाकर दीपावली मनाते हैं। राजधानी के भी कई घाटों पर देव दीपावली को लेकर दिए जलाए गए। दीघा घाट पर नवयुवकों की ओर से 5100 दिए जलाकर गंगा घाटों को रोशन किया गया। जायजा लिया संवाददाता धर्मेंद्र कुमार ने। देव दिवाली है और ऐसी मान्यता है कि आज काशी के घाट पर देवता खुद उतरते हैं, दीप जलाते हैं और दीपावली मनाते हैं। हम अभी दीघा के गंगा घाटों पर हैं और यहाँ नवयुवकों का प्रयास है। 5100 दिए जलाए गए हैं और ये दिए देव दीपावली के नाम से हैं। लोग यहाँ घाट पे पहुँचे हैं और आप देख सकते हैं बड़ा ही खूबसूरत सा नज़ारा है जब 5100 दीप जले हैं और लोग बड़ी तन्मयता से यहाँ पर दीप जलाने के लिए पहुँचे हैं। दीघा घाट है और ये नवयुवकों का प्रयास है कि जिस तरह से काशी के घाट पर गंगा घाट पर दिया जलाया जाता है, देव दीपावली मनाया जाता है, तो एक प्रयास हो दीघा के घाट पर भी देव दीपावली सा स्वरूप हो, यहाँ भी देव दीपावली मनाया जाए। महिलाएं भी हैं जो यहाँ पर दिए जलाने के लिए पहुँची हैं। और मान्यता है कि देव दीपावली के दिन माँ गंगा के तट पर ये हमारे 33 कोटि के देव विराजमान होते हैं और ब्रह्मांड के सभी देव आज माता गंगा के तट पर विराजमान होते हैं। आज हम लोग देव दीपावली मना करके उन लोगों को अपना श्रद्धा प्रकट करते हैं। देव दीपावली का महत्व है और आज दीघा घाट पर नवयुवकों के द्वारा देव दीपावली मनाया गया है 5100 दियों को जलाकर। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। Headlines presented by